नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल की इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता होगा जो प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम होने वाला है उसमें साइंस से 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस क्लास को बना रहा हूँ, तो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि मैंने प्रयोगशाला परिचारक के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन जियोग्राफी और जनरल साइंस इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को करा दिए हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोडेड है, जाके देखिएगा। निश्चित ही आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ मैंने प्रयोगशाला परिचारक के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मॉडल प्रश्न पत्र भी प्रोवाइड किए हैं, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। पूरा आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु के कारण नहीं होती है? आपको बताना है कौन सी बीमारी विषाणु के कारण नहीं होती है। ऑप्शन है पहला एड्स, दूसरा गठिया, तीसरा स्वाइन फ्लू और चौथा डेंगू बुखार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी बीमारी विषाणु के कारण नहीं होती। सबसे पहले तो ध्यान रखना, विषाणु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? विषाणु को इंग्लिश में वायरस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वायरस के नाम से जानते हैं। और वायरस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? इवानोवास्की। इवानोवास्की नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? इवानोवास्की नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, और वायरस की जो खोज है वो तंबाकू के अध्ययन के दौरान किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी बीमारी विषाणु अर्थात वायरस के कारण नहीं होती है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एड्स, दूसरा गठिया, तीसरा स्वाइन फ्लू और चौथा आपका डेंगू बुखार। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका गठिया हो जाएगा। जो गठिया बीमारी होता है ये विषाणु के कारण नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी जो एड्स होता है, स्वाइन फ्लू होता है और डेंगू बुखार, ये तीनों आपका विषाणु के कारण होने वाला रोग है। अगर मैं बात करता हूँ एड्स, तो जो एड्स होता है ना जी, ये आपका HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वही अगर मैं बात करता हूँ आपका स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका H1N1 वायरस, H1N1 वायरस के कारण होता है। ठीक है, और जो डेंगू बुखार होता है ना, ये आपका डेंगू वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? बोलो, डेंगू वायरस के कारण होता है। चलो, अब मैं आप लोग को एक बढ़िया सा एक ट्रिक दे रहा हूँ, उस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, फिर आप लोग को पता लग जाएगा कौन कौन सा बीमारी आपका वायरस से होता है। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या? देखिए, ट्रिक है आपका, ए चाचा इन्हें डांटो, ए चाचा इन्हें डांटो, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। ठीक है, खरे गाल पे छापो, खरे गाल पे छापो, ये तरीका है। इस तरीका को याद करेगा तो आप लोग को कौन कौन सा बीमारी है वो वायरस से होता है पता लग जाएगा। देखो, ए से क्या हो जाएगा? ए से आपका हो जाएगा जब आपका एड्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चाचा से क्या होगा? चाचा से आपका चेचक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ई से क्या हो जाएगा? ई से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। क्या होगा आपका? इन्फ्लुएंजा, याद रखना है। उसके बाद देखो ड से क्या हो जाएगा आपका? ड से आपका डेंगू हो जाएगा। ठीक है, डेंगू। उसके बाद टो से क्या होगा? टो से आपका ट्रैकोमा हो जाएगा। टो से आपका ट्रैकोमा हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो ख से क्या हो जाएगा आपका? खसरा हो जाएगा, जिसको मिजल्स के नाम से जानते हैं। रे से क्या होगा आपका? रे से हो जाएगा जब आपका रेबीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गा से क्या होगा आपका? गा से आपका गलसुआ हो जाएगा। क्या होगा आपका? गलसुआ। ठीक है, उसके बाद पे से आपको ध्यान रखना है, पे से याद रखेंगे आप पीलिया। ठीक है जी, और छा से आपको ध्यान रखना है छोटी माता, छा से हो जाएगा आपका छोटी माता। ठीक है, छोटी माता। और क्या बच गया? देखो, पो से क्या हो जाएगा आपका? पो से आपका पोलियो हो जाएगा। तो जितने भी मैंने बीमारी के नाम लिखे हैं ये सब आपका विषाणु अर्थात वायरस से होने वाली बीमारी है। तो अगर ये तरीका आपको पता है ना, ट्रिक अगर आपको पता है, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन सा बीमारी आपका वायरस से होता है। ए से आपका एड्स, चाचा से आपका चेचक, ई से इन्फ्लुएंजा, ड से आपका डेंगू, टो से ट्रैकोमा, ख से खसरा, रे से रेबीज, गाल से गलसुआ, पे से आपका पीलिया, छा से आपका छोटी मात्रा और पो से आपका पोलियो। ये सभी बीमारी किससे होता है? आपका वायरस अर्थात विषाणु से होता है। तो इस ऑप्शन में गठिया ऐसी बीमारी है जो आपका वायरस से नहीं होता अर्थात विषाणु से नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ना। दूसरा प्रश्न, अमाशय की भित्ति में उस परत का नाम बताइए जिसमें
तंत्रिकाएं और रक्तवाहिकाएं होती है? पहला है लामिना प्रोपिया, दूसरा म्यूकोशा, तीसरा मस्क्यूलोरिसिस म्यूकोशा और चौथा सब म्यूकोशा। बताना है आमाशय की भित्ति में उस परत का नाम क्या है जिसमें तंत्रिकाएं और रक्तवाहिकाएं होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जब का सब म्यूकोशा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सब म्यूकोशा। ग्रास नली से मलाशय तक आहार नाल की दीवार में 4 परतें होती है। ठीक है, ग्रास नली से, मैंने क्या बोला, ग्रास नली से मलाशय तक, ग्रास नली से मलाशय तक आहार नाल में, ठीक है, आहार नाल में या आहार नाल की दीवार में 4 परत होती है। कितने परत होती है? 4 परत होती है। अब ये 4 परत कौन कौन सा याद करना है? पहला हो जाएगा आपका सिरोसा, पहला आपका सिरोसा हो जाएगा। सिरोसा के बाद आपको ध्यान रखना है जो आपका पेशी हो जाएगा। पेशी के बाद आपको ध्यान रखना है आपका क्या हो जाएगा? म्यूकोशा। क्या होगा आपका? म्यूकोशा। म्यूकोशा के बाद आपको याद रखना है सब म्यूकोशा। क्या हो जाएगा? सब म्यूकोशा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आपका ग्रास नली से मलाशय के बीच में आहार नाल में 4 परत पाया जाता है। ठीक है, जिसमें से कौन कौन सा परत है? सिरोसा, पेशी, सब म्यूकोशा और आपका म्यूकोशा। ठीक है, सिरोसा, पेशी, म्यूकोशा और सब म्यूकोशा। जिसमें से आपको ध्यान रखना है जो आपका सब म्यूकोशा होता है इसमें तंत्रिकाएं और रक्तवाहिकाएं होती है। क्या होती है? तंत्रिकाएं और रक्तवाहिकाएं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिरोसा, पेशी, म्यूकोशा, सब म्यूकोशा, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से आपको जो सब म्यूकोशा होता है उसमें तंत्रिकाएं और रक्तवाहिकाएं होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? अभी मैंने आप लोग को विषाणु से होने वाला रोग बताया था। अब यहाँ पास पूछा जा रहा है कि कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है। सबसे पहले याद रखो, जीवाणु को इंग्लिश में कहा जाता है बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है आपका? बैक्टीरिया कहा जाता है। और बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? इवानो बैक्टीरिया की जो खोज है ना, ये आपका एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, याद रखना है जी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने किया था इसकी खोज। ठीक है, जैसे आपका वायरस का इवानोवास्की नामक साइंटिस्ट ने, वैसे ही बैक्टीरिया का आपका एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जी ने। अब क्वेश्चन है कि कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है, अर्थात कौन सा बैक्टीरिया से होता है? देखो, जो खसरा होता है, खसरा तो आपका वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, पोलियो भी आपका वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, वायरस से, पोलियो भी आपका वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी भी आपका वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, लेकिन जो आपका आंत्रजवर है, आंत्रजवर, ये आपका किससे होता है? आंत्रजवर आपका जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से। ठीक है, ये आपका जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, और ये जो आंत्रजवर होता है ये आपका साल्मोनेला टाइफाई है ना, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। किससे होता है आपका? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। कौन सा रोग आपका? आंत्रजवर, जिसे टाइफाइड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टाइफाइड के नाम से भी जानते हैं, जो आपका साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आंत्रजवर ये आपका जीवाणु से होने वाला रोग है, जबकि खसरा ये आपका वायरस से होता है। और जो खसरा होता है रूबेला वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस जी? रूबेला वायरस, याद रखना है। खसरा रूबेला वायरस के कारण होता है। और जो पोलियो होता है ना, ये आपका पोलियो वायरस के कारण होता है। किस कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण होता है। और जो हेपेटाइटिस बी नामक जो बीमारी है, ये भी आपका हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो आंत्रजवर या जो टाइफाइड होता है वो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, जो कि एक क्या है आपका? जीवाणु है। अब मैं आप लोग को एक ट्रिक दे रहा हूँ जीवाणु से होने वाले रोगों के नाम को याद करने की ट्रिक। अब वो ट्रिक क्या है? पंडित का ट्रिक न्यू है। ठीक है, पंडित का ट्रिक न्यू है, इसको आपको याद रखना है जी। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा रोग है वो आपका जीवाणु से होता है। प से आपको याद रखना है प्लेग, प से हो जाएगा प्लेग। ठीक है, डी से आपको ध्यान रखना है डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा जी? आपका डिप्थीरिया हो जाएगा। त से आपको ध्यान रखना है, त से तपेदिक और टाइफाइड, तपेदिक और क्या हो जाएगा आपको? टाइफाइड हो जाएगा, तपेदिक और टाइफाइड हो जाएगा। उसके बाद का से आपको ध्यान रखना है काला खांसी, का से आपको याद रखना है काला खांसी हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है ट्री से क्या हो जाएगा? ट्री से आपका टिटेनियस हो जाएगा, ट्री से आपको क्या होगा? टिटेनियस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद न्यू से आपको क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा, न्यूमोनिया। और उसके बाद है से क्या हो जाएगा? आपका हैजा हो जाएगा, है से आपका हैजा। देखो, प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, का से काला खांसी, ट्री से टिटनेस, न्यू से निमोनिया और है से हैजा। तो ये सभी जो बीमारी होता है ना, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ठीक है, किससे होने वाली बीमारी है? बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में जीवाणु कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? इसका सही आंसर
मात्र जबर जिसको टाइफाइड के नाम से जानते हैं, जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, जबकि खसरा पोलियो और हेपेटाइटिस बी आपका वायरस से होने वाली बीमारी है। जो खसरा होता है वो रूबेला वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है, हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से होने वाली बीमारी है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, बाकी ये ध्यान रखना कौन कौन सा बीमारी जीवाणु अर्थात आपका बैक्टीरिया से होता है उसको। आगे बढ़ते हैं, जीवन की मूल इकाई क्या है, अंग, ऑर्गेनल, उत्तक या सेल, बताना है हमारे जीवन की मूल इकाई क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जीवन की मूल इकाई क्या है, तो जो कोशिका हो जाएगा, सेल हो जाएगा। जो सेल होता है, कोशिका होता है, हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तब उत्तक का निर्माण होता है, और जब उत्तक आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन का निर्माण होता है। कोशिका शब्द का सबसे पहला प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक बोलते हैं, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने एक कार्क के छोटे टुकड़े को सरल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा, तब उन्होंने पाया उसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना दिखाई दे रही है, और इसी संरचना को उन्होंने कोशिका नाम दिया था। लेकिन ध्यान रखना है, रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले कोशिका खोजा था वो आपका मृत कोशिका था। क्या था? मृत कोशिका, कहने के तात्पर्य डेड सेल था। आपका 1665 के 9 साल बाद 1674 को एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम हुआ एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। उन्होंने तालाब के जल में एक जीवित कोशिका की खोज किया था। आपको एक और डेट याद रखना है, 1839 में स्लीडन और स्वान नामक साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी अर्थात कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसके आधार पर प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है। साथ ही साथ याद रखना है 1855 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने एक मत दिया था, क्या मत दिया? ओमनी सेलुला ई सेलुला, अर्थात प्रत्येक जो नई कोशिका का जो निर्माण होता है अपने पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ऐसा करके किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। बाकी आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है। सबसे लंबी कोशिका मनुष्य के शरीर में न्यूरॉन होता है। अगर आपसे पूछेगा कोशिका का पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का ब्रेन केंद्रक को, कोशिका में आत्महत्या की थैली आपका लाइसोसोम को, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को, कोशिका का परिवहन यूनिट गोल्जी बॉडी को। साथ ही साथ ध्यान रखना है आपका कोशिका का किचन क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। सभी बातों को आपको याद रखना है जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चले तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? आपका सेल हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, जितना मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते चलिए, ठीक है। मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, मैं बोलूँगा ज़्यादा, ठीक है जी। चलो देखो, निम्नलिखित में से किसमें जल के संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं होता है? घास, आइपोमिया, पॉफियोपेडियम और या आपका प्यूलेरिया। 4 ऑप्शन दिया गया है। निम्नलिखित में से किस में जल के संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं होता? घास में, या आइपोमिया में, या पॉफियोपेडियम में, या आपका फ्यूनेरिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका फ्यूनेरिया हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है फ्यूनेरिया पादप जगत का उभयचर होता है। इसमें पानी के संवहन के लिए कोई विशेष उत्तक नहीं होता। वे बीजाणु बनाने की विधि द्वारा क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर आपका फ्यूनेरिया हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो आपका जो फ्यूनेरिया है ये पादप जगत का उभयचर होता है। इसमें पानी के संवहन के लिए कोई विशेष उत्तक नहीं होता है। वे बीजाणु बनाने की विधि द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। बाकी मैं जाइलम और फ्लोएम उत्तक की बात करता हूं तो जाइलम उत्तक क्या करता है? ये आपका जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जल से जाइलम, जल से जल, आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं फ्लोएम उत्तक की बात करता हूं तो ये फूड को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। फ से फ्लोएम और फ से आपका फूड हो जाएगा, ये आप ध्यान रख सकते हो। चलो इस क्वेश्चन का सही आंसर फ्यूनेरिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं। स्पर्शग्राही से पेशी तक प्रतिवर्ती चाप में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 1, 2, 4 और 3 बताना है। स्पर्शग्राही से पेशी तक प्रतिवर्ती चाप में कितने न्यूरॉन होते हैं? 1, 2, 4 या 3? इसका सही आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप में 3 न्यूरॉन शामिल है, संवेदी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और आपका मोटर न्यूरॉन। कौन कौन सा? याद रखना है जिस संवेदी न्यूरॉन, ठीक है, संवेदी न्यूरॉन हो जाएगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है रिले न्यूरॉन, और तीसरा आपको ध्यान रखना है मोटर न्यूरॉन, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा? मोटर न्यूरॉन हो जाएगा, ये आपको याद रखने हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि स्पर्शग्राही से पेशी तक प्रतिवर्ती चाप में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? न्यूट्रॉन बोल रहा हूँ जी, न्यूरॉन। कितने न्यूरॉन होते हैं? इसका सही आंसर आपका 3 न्यूरॉन होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा? संवेदी, रिले और मोटर न्यूरॉन, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय की आलिंद भित्ति एक बहुत महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव करती है। इस हार्मोन का नाम क्या है?
ANF, GIP, CCK या ADH? अच्छा प्रश्न है। मानव हृदय की आलिंद भित्ति एक बहुत महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव करती है। इस हार्मोन का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ANF। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका आर्ट्रियल नेट्रीयूट्रिक, आर्ट्रियल नेट्रीयूट्रिक फैक्टर। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? आर्ट्रियल नेट्रीयूट्रिक फैक्टर। तो मानव हृदय की आलिंद भित्ति एक बहुत महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव करती है। इस हार्मोन का नाम क्या है? तो याद रखना है आर्ट्रियल नेट्रीयूट्रिक फैक्टर। ठीक है, और यह एक प्रकार का हार्मोन है जो हृदय आलिंद से क्या होता है आपका? स्त्रावित होता है। हृदय आलिंद से स्त्रावित होता है। और हार्मोन क्या करता है? हार्मोन है वो अंगों को सक्रिय करता है, आप सभी को पता होगा। अमूमन देखा जाए तो जो हार्मोन का स्त्रावण होता है ना, वो आपको अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। किससे होता है आपका? सॉरी, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड तो बाह्यस्रावी ग्रंथि को कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और जो हार्मोन का जो स्त्रावण होता है ना, वो अमूमन अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। आपको ध्यान रखना है, एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। मानव हृदय की आलिंद भित्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव करती है। इस हार्मोन का नाम क्या है? तो आपका ANF फुल फॉर्म हो जाएगा आर्ट्रियल नेट्रीयूट्रिक फैक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्या एक ऐसी स्थिति है जो ऐसा आहार खाने से होती है जिसमें पोषक तत्व पर्याप्त नहीं होते हैं या बहुत अधिक होते हैं, जिससे यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है? संतृप्ति, कुपोषण, भूख या भूखमरी? बताना है जी। क्या एक ऐसी स्थिति है जो ऐसा आहार खाने से होती है जिसमें पोषक तत्व पर्याप्त नहीं होते हैं या बहुत अधिक होते हैं, जिससे यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है? इसका सही आंसर आपका कुपोषण हो जाएगा। तो कुपोषण एक ऐसी स्थिति है जो ऐसा आहार खाने से होती है जिसमें पोषक तत्व पर्याप्त नहीं होते हैं या बहुत अधिक होते हैं, जिससे यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। और कुपोषण को प्रायः अल्प पोषण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? अल्प पोषण के नाम से भी आपका जाना जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे क्या देखते हैं? आयोडीन का उपयोग करके थायराइड ग्रंथि द्वारा बनाया गया हार्मोन में से एक है कॉर्टिस्टैटिन, थ्रम्बॉक्सिन, उसके बाद थायरॉक्सिन या कॉर्टिसोल? बताना है कि आयोडीन का उपयोग करके थायराइड ग्रंथि द्वारा बनाया गया हार्मोन में से एक है कॉर्टिस्टैटिन या थ्रम्बॉक्सिन, थायरॉक्सिन या कॉर्टिसोल? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है, तो थायरॉक्सिन आयोडीन का उपयोग करके थायराइड ग्रंथि द्वारा बनाया गया हार्मोन में से एक है। ठीक है, और याद रखना है, अगर आपसे पूछेगा हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आपको बताना है थायराइड ग्रंथि। और इसी थायराइड ग्रंथि से आपका थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का क्या होता है? आपका निर्माण होता है। और थायराइड ग्रंथि के बारे में ध्यान रखना है कि थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन नमक बहुत ही आवश्यक होता है। और अगर आयोडीन नमक की कमी होती है तो घेंघा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे कल के डेट में एग्जाम में पूछता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो आपको बताना है लीवर या यकृत। लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो आपको बताना है थायराइड ग्रंथि, जो कहाँ पाया जाता है? हमारे गले में पाया जाता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होता है, लेकिन सबसे बड़ी आपका थायराइड ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि पर पूछेगा, ग्रंथि, उन्होंने आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं बोला, केवल ग्रंथि पूछेगा तो आपको बताना यकृत अर्थात लीवर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड, यकृत, पीयूष ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? किसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका सही आंसर पीयूष ग्रंथि। और ये जो पीयूष ग्रंथि होता है ना, इसको इंग्लिश से पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और याद रखना, मस्तिष्क में एक और ग्रंथि पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। याद रखना ना, हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड और आपका पीयूष को मास्टर ग्लैंड। अब आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हाइपोथैलेमस को आखिर सुपर मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, पीयूष को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? तो हमारे शरीर में जितने भी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो कब काम करेगी, क्या काम करेगी, इन सब का निर्णय कौन लेता है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन ये जो हाइपोथैलेमस है वो स्वयं जाकर काम को नहीं करवाता है सभी ग्रंथियों से, वो पीयूष ग्रंथि को आदेश देता है, पीयूष ग्रंथि को करवाने बोलता है सभी ग्रंथियों से काम। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है।
ठीक है। पीयूष ग्रंथि से आपका ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्त्रावन होता है, आपका एडीएच नामक हार्मोन का स्त्रावन होता है, सोमेटोट्रोपिन नामक हार्मोन का स्त्रावन होता है, सब आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन या मिल्क इंजेक्शन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका स्त्रावन पीयूष ग्रंथि से होता है। अगर मैं अंतःस्रावी तंत्र को एक बस से कंपेयर करूं तो आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि को अंतःस्रावी तंत्र का ड्राइवर कहते हैं और पीयूष ग्रंथि को अंतःस्रावी तंत्र का कंडक्टर कहा जाता है। सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। लेकिन कल के डेट में अगर क्वेश्चन पूछता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताना है लीवर। लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो आपको बताना है थायराइड, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो आपको बताना है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देखो, आपका थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा। अधिवृक्क किसे कहा जाता है? अधिवृक्क आपका एड्रीनल ग्लैंड को, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड को अर्थात एड्रीनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और इसी को आपको इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी अर्थात आपातकालीन। इसको आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और इसी एड्रीनल ग्रंथि को आपका 3F बोलते हैं और आपका 4S, 3F ग्रंथि भी बोलते हैं और 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। ये सब चीज़ के बारे में मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया हुआ है आपको बायोलॉजी के मैराथन क्लास में। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैराथन क्लास करके आप सर्च करोगे तो पूरा मिल जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन का सही आंसर पीयूष ग्रंथि। तो निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मानव शरीर के मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जी, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा अनपचे खाद्य पदार्थों में से जल और कुछ लवणों के अवशोषण में सहायता करता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय या ग्रासनली? जबरदस्त प्रश्न है। पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा अनपचे खाद्य पदार्थों में से जल और कुछ लवणों के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है? तो बड़ी आंत। बड़ी आंत को इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो बड़ी आंत का जो आपका लंबाई होता है वो छोटी आंत से कम होता है, फिर भी इसको नाम बड़ी आंत इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। जो बड़ी आंत क्या करता है, ये भोजन और आपका भोजन बोलता हूँ, जो बड़ी आंत होता है वो आपको पानी और खनिज लवण का अवशोषण करता है। ठीक है, ये जो बड़ी आंत होता है किसका अवशोषण करता है? आपका पानी, वाटर और मिनरल्स का। ठीक है, पानी और खनिज लवण का क्या करता है जी? आपका अवशोषण करता है। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, पानी और खनिज लवण का अवशोषण करता है। छोटी आंत की बात करूँ तो छोटी आंत हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और छोटी आंत में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। साथ ही साथ यही भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, और छोटी आंत के 3 प्रमुख हिस्सा होता है, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। आपको को पूरा बताया हूँ मैं इसको, डियोडिनम, जेजुनम और आपका इलियम। ये छोटी आंत के 3 भाग होता है। वैसे ही बड़ी आंत के 3 भाग होता है, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। क्या क्या? सिक्कम, कोलोन और रेक्टम, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अग्नाशय के बारे में ध्यान रखना है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है और अग्नाशय से एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावन होता है। अग्नाशय के जो बीटा सेल होता है उससे इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्रावन होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, और अगर इंसुलिन नामक हार्मोन की हमारे शरीर में कमी होती है तो हमको डायबिटीज़ या मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। ठीक है, सभी बातों को ध्यान रखना है। फिलहाल तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा अनपचे खाद्य पदार्थों में से जल और कुछ लवणों के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है? इसका सही आंसर लार्ज इंटेस्टाइन अर्थात बड़ी आंत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता है? रेबीज या टाइफाइड, बेरी या खसरा? बताना है कौन से रोग को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता। इसका सही आंसर आपका बेरी हो जाएगा। ठीक है, थायमिन की खुराक देकर बेरी का उपचार आसानी से किया जा सकता है जी। ठीक है, थायमिन का खुराक देकर बेरी का उपचार आसानी से किया जा सकता है, इसीलिए इसके उपचार में टीके की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने क्या बोला कि थायमिन की खुराक से बेरी का उपचार आसानी से किया जा सकता है, इसीलिए टीकों की आवश्यकता नहीं होती। जबकि रेबीज के लिए टीका लगता है, टाइफाइड के लिए टीका लगता है, खसरा के लिए आपका टीका लगता है। ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो कौन से रोग को टीकाकरण रोक नहीं सकता? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेरी। ठीक है, बाकी रेबीज, आंत्रज्वर और खसरा, आंत्रज्वर को टाइफाइड के नाम से जानते हैं, इन तीनों के लिए टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सेक्रेटिन हार्मोन द्वारा उद्दीप्त होता है? पित्त रस, अग्नाशयी रस, जठर रस या आंत्र रस? बताना है किसका उत्पादन सेक्रेटिन हार्मोन द्वारा उद्दीप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जो अग्नाशयी रस। क्या होता है आपका? अग्नाशयी रस का। और हार्मोन के बारे में मैंने बताया कि हार्मोन अंगों को क्या करता है? एक्टिव करता है, सक्रिय करता है, जबकि जो एंजाइम होता है वो रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया को सक्रिय करता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, कैरोटीन से बनने वाले विटामिन का नाम बताइए जो एक वनस्पति वर्णक है। विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए? कैरोटीन से बनने वाले विटामिन का नाम बताइए जो एक वनस्पति वर्णक है। इसका सही आंसर आपका विटामिन ए हो जाएगा।
ठीक है। विटामिन क्या होता है? विटामिन भोजन का गौण घटक होता है जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, अर्थात हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। विटामिन शब्द का सबसे पहला प्रयोग सी फंक नामक साइंटिस्ट ने किया था। विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के, जिसमें से विटामिन ए का केमिकल नाम होता है आपका रेटिनॉल, जो हमारी आंखों की रेटिना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब रेटिना क्या होता है? तो रेटिना हमारी आंख में पाया जाने वाला वह एक पर्दा है जहाँ इमेज का फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। और इमेज कैसा बनता है रेटिना में? उल्टा और वास्तविक बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर विटामिन ए की कमी होता है किसी व्यक्ति के शरीर में तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ए है वो प्रचुर मात्रा में आपका पीले फलों में पाया जाता है, उदाहरण के तौर पर आपका गाजर और पपीता, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जो किसी बार का सीजीपीएससी का क्वेश्चन है। विटामिन सी घाव को भरने में सहायता प्रदान करता है और प्रमुख रूप से आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। विटामिन डी की अगर मैं बात करता हूं तो विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी हमारे शरीर में दांतों और हड्डियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है। विटामिन बी की अगर बात करूं तो विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, B1, B2, B3, B4, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, जिसमें से B1 का रासायनिक नाम थियामिन है, जिसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, जिसकी कमी से 4D सिंड्रोम या पेलेग्रा होता है। B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक एसिड है, जिसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं, नर्वस सिस्टम में दिक्कत आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिक्कत आता है। B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसकी कमी से एनीमिया होता है। B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है, जिसकी कमी से एनीमिया होता है। B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है, जिसकी कमी से आपको एनीमिया होता है। और B12 का रासायनिक नाम भी आपका साइनोकोबालामिन है, जिसकी कमी से भी एनीमिया होता है। और B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखना आपका B6 से B12 तक जितने भी जो आपका विटामिन है, B6 से B7, B9, B12, इसके कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया मतलब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाना, ठीक है। तो कैरोटीन से बनने वाले विटामिन का नाम बताइए जो एक वनस्पति वर्णक है। इसका सही आंसर आपका विटामिन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुष्प के मादा भाग का निर्माण करता है? वर्तिकाग्र, अंडाशय और परागकोश। वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका, परागकोश, अंडाशय और वर्तिका, तंतु, पंखुड़ी और बाह्यदलपुंज। बताना है कि कौन सा युग्म पुष्प के मादा भाग का निर्माण करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका, ठीक है। वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका ये आपका पुष्प के मादा भाग का निर्माण करता है। पुष्प के नर जनन भाग को क्या बोलते हैं? आपका पुमंग कहा जाता है, और जो मादा जनन भाग को जायांग कहा जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं मादा जनन भाग की बात करूं तो क्या क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय होता है और आपका वर्तिका होता है, ठीक है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये हो जाएगा अंडाशय, अंडाशय के बाद ये आपका वर्तिका हो जाएगा, वर्तिका के बाद ये आपको वर्तिकाग्र हो जाएगा, ठीक है। ओरी हो जाएगा, स्टिग्मा हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कौन सा युग्म पुष्प के मादा भाग का निर्माण करता है? वर्तिकाग्र, अंडाशय और आपका वर्तिका हो जाएगा, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? मैंने पूरा बताया था कौन कौन सा रोग विषाणु अर्थात वायरस से होता है, कौन सा आपका जीवाणु से होता है। तो कौन सा विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? रोसेोला, प्लेग, इबोला या एड्स है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर प्लेग हो जाएगा। ये आपका बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जो कि आपका संक्रामक बीमारी है, और ये आपका मूल रूप से यर्सिनिया या बैसिलस पेस्टिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? यर्सिनिया या बैसिलस पेस्टिस या बैसिलस पेस्टिस के कारण होता है, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। ये मूल रूप से फेफड़ों, लसिका ग्रंथि और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है, ठीक है। तो कौन सी विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर आपका प्लेग हो जाएगा। बाकी जो एड्स होता है HIV वायरस के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस हो जाएगा, ठीक है। रोसेोला और आपका इबोला ये भी आपका विषाणु अर्थात वायरस से होने वाली बीमारी है, जबकि आपका जो प्लेग है ये आपका विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। पाचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, उत्सर्जन और आत्मसात होता है। प्रक्रियाओं के सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। चलो, पाचन में कौन कौन सा प्रक्रिया होता है उसकी क्रम को आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या होता है आपका अंतर्ग्रहण, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है जी? सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण।
अंतर्ग्रहण मतलब क्या होता है, भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना, ठीक है। अंतर्ग्रहण के बाद क्या होता है, आपका पाचन होता है। अंतर्ग्रहण के बाद आपका पाचन होता है। पाचन मतलब पचे हुए भोजन का, सॉरी, पाचन मतलब होता है भोजन के बड़े मालिक्यूल का छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट होता। मैंने क्या बोला, सबसे पहले अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को शरीर के अंदर ले जाना। पाचन मतलब भोजन के बड़े मालिक्यूल का छोटे मालिक्यूल में क्या होना, कन्वर्ट होना। पाचन के बाद होता है जी अवशोषण। अवशोषण मतलब क्या होता है, पचे हुए भोजन का रक्त में मिलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अवशोषण कहा जाता है। आत्मसात क्या बोलते हैं, जो आपका पचा हुआ भोजन है वो रक्त में मिलता है, रक्त में मिलने के बाद उससे प्रोटीन का निर्माण होता है, वही आपका आत्मसात कहलाता है। तो इसके बाद आत्मसात हो जाएगा। आत्मसात के बाद क्या है आपका उत्सर्ग। अब देखो, जो हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्ग कहलाता है। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और उत्सर्ग हो जाएगा। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना। पाचन मतलब भोजन के बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट करना। अवशोषण मतलब पचे हुए भोजन का रक्त में मिलने की प्रक्रिया। और आत्मसात मतलब जो रक्त में जो मिलता है पचा हुआ भोजन, उससे फिर प्रोटीन बनता है, वही आत्मसात कहलाता है। उत्सर्ग मतलब आपका जो अवशिष्ट पदार्थ है वो जब हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है तो उसको उत्सर्ग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, हमारा सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, हरित लवक को, गोल्जी काय को, राइबोसोम की राजधानी को। तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है आपका हरित लवक को। और हरित लवक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है जी, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और याद रखना, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है केवल और केवल आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें, प्लांट सेल में। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए मुक्त करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यही होती है हरित लवक में। तो क्लोरोप्लास्ट में जो प्लांट सेल होते हैं, मतलब जो पादप होते हैं, पादप अर्थात जो पौधे होते हैं, वो सब अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। इसी बेसिस से कोशिका का इसको क्या कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी गोल्जी काय को कोशिका का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन यूनिट बोलते हैं। राइबोसोम को क्या बोला जाता है, आपका कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। सभी बातों को आपको ध्यान रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु कोशिका में अनुपस्थित है, मतलब बताना है आपको कौन सा जो कोशिकांग है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये आपका प्लांट सेल के साथ साथ एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, जिसको कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, ये भी आपका प्लांट सेल के साथ साथ एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, जिसकी खोज आल्टमैन नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लस एनिमल सेल में भी पाया जाता है। लेकिन जो कोशिका भित्ति होता है, जिसको इंग्लिश में सेल वॉल कहा जाता है, क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ये केवल आपका प्लांट सेल में पाया जाता है, ये आपका एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो कौन सा एक जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, इसका सही आंसर कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति है, इसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है, जो कि आपका पारगम्य झिल्ली होता है। और कोशिका जो भित्ति होता है वो पौधे के शरीर को स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक डिज़ाइन प्रोवाइड करता है, ये आपको ध्यान रखता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कोशिका भित्ति है वो पौधे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकॉल का बना होता है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड या जिब्रेलिन। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि कौन कोशिका के विभाजन को बढ़ावा देता है। ये जितने ऑप्शन दिए हैं सब आपका प्लांट हार्मोन है। ये सब जो ऑप्शन दिए हैं ना, ये क्या आपका पादप हार्मोन है। क्या है, पादप हार्मोन। तो पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन कहा जाता है। तो कौन सा कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, इसका सही आंसर आपका साइटोकाइनिन हो जाएगा, ठीक है। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, जबकि जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये कोशिका का दीर्घीकरण करता है। ये कोशिका का क्या करता है जी, दीर्घीकरण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ जिब्रेलिन हार्मोन का, तो जिब्रेलिन हार्मोन आपका फूल, तने और अंकुरन को उत्तेजित करता है। किसको, फूल को, है ना, और तने को, और आपका बीजों के अंकुरन को क्या करता है, ये आपका उत्तेजित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ और कौन कौन सा हार्मोन पाया जाता है पादपों में, तो फ्लोरीजेंस ये आपका पेड़ पौधों में फूल खिलने को प्रेरित करता है। और एक और आपको ध्यान रखना है ट्राउमेट्रिन जो आपका पेड़ पौधे के घाव को भरने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन हो जाएगा, ठीक है। ये प्लांट हार्मोन है जो कि पेड़ पौधे में पाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। कोशिका के किस अंग को कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली के रूप में जानते हैं? किसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है? तो सभी को पता होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम भरा होता है और वो जो एंजाइम होता है वो मृत कोशिकाओं को और जो वृद्ध हो चुकी कोशिकाएं हैं उसको मारने का काम करती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जब हमारे बॉडी में एंजाइम का बैलेंस बिगड़ जाता है तो एक्चुअल में लाइसोसोम को मारना होता है वृद्ध कोशिकाओं को और मृत कोशिकाओं को। तो जब एंजाइम का बैलेंस हमारे शरीर में बिगड़ता है तो वो जीवित आपका कोशिकाओं को भी मारने लग जाती है, इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल अर्थात आत्महत्या की थैली कहते हैं। बाकी राइबोसोम को तो प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं कोशिका में। गोल्जी का को कोशिका का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन यूनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली अर्थात सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधे, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या उपयुक्त सभी बताना है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधे, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हाइपोटोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक, जिसको हिंदी में अल्प पराशरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिकाओं में कौन से झिल्लीबद्ध कोशिकांग आमतौर पर छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करते हैं? इसका सही आंसर आपको बताना है। जंतु कोशिकाओं में कौन से झिल्लीबद्ध कोशिकांग आमतौर पर छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करते हैं? इसका आंसर आपको बताना है। आप प्लास्टिड और ऑप्शन है साइटोसोल और गाल्जी संकुल या आपका राजधानी। चलो जी, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तारक केंद्र कहाँ पाया जाता है? तारक केंद्र, जिसको सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में आपका सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं, सेंट्रियोल के नाम से। तो तारक केंद्र कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में, लाल शैवाल में, प्रोकैरियोटिक में या पुष्पी पादप में। तो जो तारक केंद्र होता है ये जंतु कोशिका अर्थात एनिमल सेल में पाया जाता है, ये आपको प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के लिए सहायक होता है। जो सेंट्रियोल होता है, जिसको तारक काय के नाम से जानते हैं, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, सॉरी केवल आपका एनिमल सेल में पाया जाता है, ये आपको प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। और ये जंतु कोशिका अर्थात एनिमल सेल में कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केवल आपका जंतु कोशिका में पाया जाता है ना। एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने कब किया था? 1774 में, 1884 में, 1837 में या 1674 में? मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 में उन्होंने कोशिका की खोज किया, लेकिन जो उन्होंने कोशिका खोजा था वो मृत कोशिका था, डेड सेल था। लेकिन उसके 9 साल बाद 1674 को एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने तालाब के जल में जीवित कोशिका की खोज किया था। तो क्वेश्चन है, एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने कब किया था? इसका सही आंसर आपको 1674 हो जाएगा। लेकिन कोशिका का सर्वप्रथम खोज तो रॉबर्ट हुक, लेकिन जीवित कोशिका का पहला खोज तो आपका एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण निम्न द्वारा किया जाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, दूसरा गोल्जी का है, तीसरा प्लाज्मा झिल्ली और चौथा सूत्रकणिका। सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया। बताना है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, इसका निर्माण केंद्रक की दोहरी झिल्ली से होता है और ये केंद्रक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। केंद्रक के चारों ओर जालीनुमा संरचना इसकी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी अंतःप्रद्रव्य जालिका में आपका राइबोसोम चिपके होते हैं। देखा जाए तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार का होता है, स्मूथ और रफ। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम क्या होता है? चिपका होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये आपका कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण किया जाता है इसी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? आपको बताना है कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा फास्फोलिपिड प्रोटीन, तीसरा फास्फोप्रोटीन और चौथा वसा। इसका सही आंसर आपको फास्फोलिपिड प्रोटीन हो जाएगा। और इसी कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली है फास्फोलिपिड प्रोटीन से बना होता है और इसी को आपका प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। और जो कोशिका झिल्ली होता है एनिमल और प्लांट दोनों सेल में पाया जाता है। नाभिक एक नाभिकीय झिल्ली से अलग किसके द्वारा होता है? रिक्तिका के द्वारा, जीन के द्वारा, कोशिका द्रव्य के द्वारा या कक्ष के द्वारा? तो नाभिक है वो एक नाभिकीय झिल्ली से किसके द्वारा अलग होता है? कोशिका द्रव्य के द्वारा। और कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 80% पानी होता है और आमतौर पर देखा जाए तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? आपका रंगहीन होता है। और जो कोशिका द्रव्य होता है वो विभिन्न कोशिकांगों को आपस में
टकराने से बचाता है। एक कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, तो उन सभी कोशिकाओं को आपस में टकराने से कौन बचाता है? आपका कोशिका द्रव्य बचाता है। क्या लगभग सभी पौधों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तारककाय, एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका, 70S राइबोसोम या 80S राइबोसोम। तो इसका सही आंसर आपका तारककाय हो जाएगा। तारककाय को सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, और ये जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है, इसीलिए इसका सही आंसर तारककाय हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में सेंट्रियोल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, अंतःप्रद्रवी जालिका, कोशिका भित्ति या लैनकाय। कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ये आपका एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, ये भी आपका एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल के नाम से जानते हैं, किस नाम से? सेल वॉल। ये केवल और केवल आपका प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये आपका नहीं पाया जाता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो कोशिका भित्ति होता है ये आपका प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, ये आपका पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये पौधे के शरीर को स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो कोशिका भित्ति होता है ये आपका परमिएबल होता है, पारगम्य झिल्ली होता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है और बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकॉल का बना होता है, ये आपको याद रखना है। किसका प्रमुख कार्य द्रव्य को संवेशित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्यों तक पहुंचना या कोशिका के बाहर स्त्रावन करना है? बताना है। किसका प्रमुख कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्यों तक पहुंचना या कोशिका के बाहर स्त्रावन करना है? लयनकाय, गाल्जीकाय, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका या चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका गाल्जीकाय हो जाएगा। गाल्जीकाय को कोशिका का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो गाल्जीकाय का प्रमुख कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्यों तक पहुंचना या कोशिका के बाहर स्त्रावन करना है। देखो, आपका हमारे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो ऊर्जा का निर्माण करता है, और राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाता है, उसको गोल्जी बॉडी के द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? कोशिका का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन यूनिट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसकी कमी होती है? नाभिकीय आवरण और डीएनए, नाभिकीय आवरण और प्लास्टिड, डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया, और नाभिकीय झिल्ली और नाभिक। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसकी कमी होती है? तो नाभिकीय झिल्ली और नाभिक इसकी कमी होती है। बाकी यूकैरियोटिक कोशिका में ये सब पाया जाता है, ठीक है जी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिकीय झिल्ली और नाभिक को इंग्लिश में केंद्रक बोलते हैं और नाभिकीय झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसकी कमी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह लिपिड और प्रोटीन से बनी एक प्रद्रव्य झिल्ली से घिरा होता है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जो कोशिका होता है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी एक प्रद्रव्य झिल्ली से घिरा होता है, पहला तो सही है। दूसरा, प्राकेंद्रकी कोशिकाओं में कोई झिल्ली बाध्य अंग नहीं होता, मतलब वही है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उसमें कोई झिल्ली बाध्य अंग नहीं होता है। उसके गुणसूत्र केवल न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं और उनमें केवल अत्यंत छोटे राइबोसोम होते हैं। दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो आपका इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या है आपका सही है, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक वायवीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक या गाल्जी उपकरण। कौन सा कोशिका का अंग है वो वायवीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक साइंटिस्ट ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, ये भी ध्यान रखना है। जो हम लोग श्वास के रूप में श्वसन ग्रहण करते हैं, श्वसन के रूप में हम लोग जो श्वास को ग्रहण करते हैं जी, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो वो ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से कोशिका तक पहुंचाया जाता है और कोशिका में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया उसी ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा का निर्माण करता है और उसी ऊर्जा को गोल्जी बॉडी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। इसका सही आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका की जीवित सामग्री को प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। यह किससे बना होता है? केवल साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से, केवल न्यूक्लियोप्लाज्म से, या चौथा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और अन्य ऑर्गेनल से। इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका की जीवित सामग्री को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जो आपका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और आपका अन्य ऑर्गेनल से बना होता है। इसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते भैया चलिए। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर की अधिकांश कोशिकाएं विकास के लिए विभाजित होती है क्या कहलाती है? समसूत्री विभाजन, विखंडन, अर्धसूत्री विभाजन या आपका विलय। बताना है कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर की अधिकांश कोशिकाएं विकास के लिए विभाजित होती है, उसे क्या कहा जाता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का एक रूप है
जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो आनुवंशिक रूप से समान नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। मैंने क्या बताया कि समसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का एक रूप है जिसमें एक जो कोशिका है वो विभाजित होकर दो आनुवंशिक रूप से समान नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कोशिका का केंद्रक एक अर्ध ठोस पदार्थ से भरा होता है जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा या जीव द्रव्य। एक कोशिका का जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो अर्ध ठोस पदार्थ से भरा होता है जिसको केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? केंद्रक द्रव्य के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। पौधों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? क्रमशः सेल्यूलोज और फास्फोलिपिड। दूसरा है आपका क्रमशः काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकॉल, ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा आपका क्रमशः लिपिड और चिटिन, ये भी गलत हो जाएगा। क्रमशः फास्फोलिपिड और सेल्यूलोज की, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? क्रमशः सेल्यूलोज और फास्फोलिपिड की। ठीक है, तो पौधों में कोशिका भित्ति क्रमशः सेल्यूलोज और फास्फोलिपिड की बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा मुद्रा है? पायरुवेट, ग्लूकोज, एटीपी या एडीपी। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा मुद्रा है? इसका सही आंसर एटीपी हो जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है जिसको ऊर्जा करेंसी के नाम से जानते हैं और इसकी खोज 1929 में जर्मन रसायनज्ञ कार्ल लेहमैन के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। आगे बढ़ते भैया। पौधों में कोशिका भित्ति से बनी होती है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से, पेप्टिडोग्लाइकॉल से, सेल्यूलोज से या इनमें से कोई नहीं। अभी जैसे मैंने बताया था, पौधे की जो कोशिका भित्ति होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है जो पौधे को स्पेसिफिक डिज़ाइन प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और जो कोशिका भित्ति पारगम में झिल्ली होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, परमिएबल होता है जी। और ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। कौन सा कोशिकांग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी मोटाई वाली एक अंशछादन झिल्लीदार थैली है जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं, विशेष रूप से स्थायी प्रोटीन को संशोधित करने और उसके संकुलन में सहायक होता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया या आपका प्लास्टिड। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका गोल्गी काय हो जाएगा। तो गोल्गी काय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी मोटाई वाली एक अंशछादन झिल्लीनुमा संरचना है जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं, विशेष रूप से स्थायी प्रोटीन को संशोधित करने और उसके संकुलन में सहायक होता है। गोल्गी बॉडी को आपका ट्रांसपोर्टेशन यूनिट ऑफ सेल कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन, फास्फोलिपिड और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड, और आपका प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पास प्लाज्मा झिल्ली की बात किया जा रहा है, तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन के हिसाब से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वर्ण क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है? भूरा, पीला, हरा या बेरंग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरा। हरा वर्ण क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है जिसको पर्णहरिम के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता होगा क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का किचन कहा जाता है। यही जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। इसका सही आंसर आपका हरा रंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और क्लोरोफिल में जो हरा रंग होता है, ठीक है, इसी कारण पत्तियों का रंग आपका हरा होता है। और जो क्लोरोफिल में कौन सा आपका एलिमेंट या तत्व तो पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस सेल ऑर्गेनल में हाइड्रोटिक एंजाइम होते हैं? नाभिक, गोल्गी काय, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम में आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम क्या करता है? जो मृत कोशिका होती है या जो वृद्ध हो चुकी कोशिका होती है उसको मारने का काम करती है। लेकिन कभी कभी जब हमारे शरीर में एंजाइम का संतुलन बिगड़ता है तो ये जीवित कोशिकाओं को भी मारने लग जाती है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है, अर्थात आत्महत्या की इसकी थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? केंद्रिका को, केंद्रक को, लवक को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। हमारे कोशिका में जो भी काम होगा, मतलब कहाँ कोशिका विभाजन होगा, कौन सा कोशिकांग क्या काम करेगी, इन सबका निर्णय कौन लेता है? केंद्रक लेता है, इसीलिए केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, लेकिन कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कोशिकांग द्रव्य को संवेष्टित करने का प्रमुख कार्य करता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्गी काय, लाइसोसोम या आपका रसधानी। इसका सही का आंसर हो जाएगा आपका गोल्गी काय। गोल्गी काय कोशिकांग द्रव्य को
संवेष्टित करने का प्रमुख कार्य करता है। गोल्जी काय को कोशिका का ट्रांसपोर्टेशन यूनिट कहा जाता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल अर्थात आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका को इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। तो होपफुली आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। निश्चित ही यार अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, मैं और आप लोग के लिए ऐसे एग्ज़ाम होने तक पूरा वीडियो बनाता रहूँगा। तो निश्चित ही आप लोग लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।